सभी साथियों को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज का जो वीडियो मैंने तैयार किया है वो क्या है, एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 बुक साइंस एंड चैप्टर 18। चैप्टर का जो टाइटल है वो है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, अर्थात वायु और जल प्रदूषण के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो देखते हैं इस चैप्टर की जो मुख्य मुख्य बातें हैं कि पोल्यूशन क्यों होता है, प्रदूषण क्यों होता है, कॉजेज क्या क्या हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन्हीं सभी बातों को देखना है। सो लेट्स बिगिन। एयर पोल्यूशन, पहले इसकी की टर्म्स को एक बार चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी जो की टर्म्स है, मुख्य जो बातें या शब्दावली प्रयुक्त हुई है उन्हीं को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है एयर पोल्यूशन। When the air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living components, it is referred to as air pollution. जब एयर जो है वो अनवांटेड यानी अवांछित सब्सटेंसेस तत्वों से मिल जाती है, अवांछित तत्व जब उसमें घुल जाते हैं, और ये अवांछित तत्व जो है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों के लिए ही हार्मफुल होते हैं, तो इसी स्थिति को एयर पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज उन गैसेज को कहा जाता है जो एक बार पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंटर तो करती है लेकिन लौट के जाना उनका थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो गैसेज है वो है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सब मिलकर के ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है प्रभावित करती हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, इनको ग्रीन हाउस गैसेज भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, वर्तमान समय का सबसे बर्निंग मुद्दा ये बनता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इन्हीं की वजह से जो है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। The average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing due to increasing levels of greenhouse gases like CO2, etc. This phenomena or this procedure is called as global warming. तो ये जो CO2 और इनकी मात्रा बढ़ने की वजह से जो है अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक और टर्म है जो हमें समझ में आनी चाहिए, और नहीं आएगी तो हम कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ गैसेस लाइक CO2 इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टर्म हमें कई बार कंफ्यूज करती है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी होता है। कंफ्यूजन इस बात का है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस आपने देखा होगा, एक नेट शेड होता है। उसकी खास बात ये होती है कि वो बाहर से सनशाइन को आने तो देता है, यानी हीटिंग और उसको एंट्री तो करता है, बट बाहर नहीं जाने देता, अर्थात वो उसको वहीं ट्रैप कर लेता है। तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हम कारों में भी होता है कि वो एक फिल्म चढ़ी होती है जिसकी वजह से बाहर की सनशाइन अंदर तो आती है, लेकिन फिर अंदर की गर्मी वहीं का टेम्परेचर बढ़ा देती है, वो बाहर नहीं जा पाती। ये जो स्थिति है ये पृथ्वी पर भी बनती है, अर्थ पर भी बनती है। अर्थ पर कैसे बनती है? CO2 जो है जिसे हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं, ये CO2 एक हैवी वेट वाली गैस होती है, और ये अर्थ की सरफेस पे सबसे बॉटम में स्थित रहती है, वहीं पर ये पाई जाती है। अब जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसका सबसे बड़ा है कि एक हैवी लेयर प्रिपेयर कर देती है, जिसकी वजह से सोलर इंसोलेशन है या सौर विकिरणों का जो पृथ्वी तक पहुंचना होता है, उसमें से जो उनका लौट के जाने वाली स्थिति है, रिफ्लेक्शन जो होना होता है, वो नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इसकी वजह से अर्थ के सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आप इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये जो सोलर इंसोलेशन हो रहा है, वो सोलर इंसोलेशन वैसे तो रेडिएट होना चाहिए, यानी वो पृथ्वी पर आने के बाद उसका रिफ्लेक्ट होकर के वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं कुछ उसका हिस्सा, बट इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जो है
वो अर्थ के सरफेस पे ही रुक जाता है और उसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। नेक्स्ट टर्म इज पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कॉज पोल्यूशन, अर्थात प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक हैं या तत्व हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स के नाम से जाना जाता है। पोटेबल वाटर, वाटर विच इज प्योरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोटेबल वाटर। जो पानी पीने लायक है, पेयजल जिसको हम बोलते हैं और शुद्ध होता है, वो ही पोटेबल वाटर होता है। वाटर पोल्यूशन, water pollution is the contamination of water by those substances which are harmful to life। ऐसे तत्वों का पानी में मिल जाना जो कि जीवन के लिए घातक होते हैं, उन्हें वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। उस स्थिति को वाटर पोल्यूटेंट्स, जो तत्व सीवेज, agricultural chemicals and industrial waste are some of the major contaminants of water। सीवेज जो कि वेस्टेज होता है, घरों में से निकलता है, गटर लाइंस और उनका पानी जो होता है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज होता है वो पानी, या फिर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जब वो पानी में घुल जाते हैं या पानी में छोड़ दिए जाते हैं तो उससे पानी प्रदूषित हो जाता है और इसे वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। गंगा एक्शन प्लान भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। हजारों सालों से हम उसको माँ के रूप में, गंगा माता के रूप में पूजते आए हैं। उसको जो है उसका पानी बहुत प्रदूषित हो चुका है, वही वाटर पोल्यूटेंट्स की वजह से। तो इसको क्लीन करने के लिए, इसको साफ रखने के लिए एक एम्बिशियस प्लान भारत सरकार ने चलाया जो है, जिसे गंगा एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है। एंड दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1985। 1985 में इस कार्यक्रम को या प्लान को स्टार्ट किया गया। वाटर कंजर्वेशन, water is a precious natural resource, we must learn how to conserve it, following the mantra reduce, reuse and recycle 3 R's। वाटर कंजर्वेशन अर्थात जल संरक्षण किसे कहा जाएगा? तो जल संरक्षण वो पद्धति है जिसके द्वारा हम एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत जो कि जल है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं हो पाएगा, तो इसको बचाना, किसी भी तरीके से इसका संरक्षण करना। अब मंत्र हम फॉलो कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल 3R की जो तत्व है उनको हम ऐसे ही ना फेंक दें कहीं पर, जो पॉल्यूटेंट्स है उनको हम ऐसे ही पानी में ना बहा दें, बल्कि उनको रिड्यूस करें, उनकी मात्रा का प्रयोग कम घटाएं, उसको वापस पुनः प्रयोग करें और रिसाइकल पुनः चक्रित करें। ये तीनों आर का मंत्र फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े। केमिकल कंटेमिनेशन, discharge of harmful chemicals into rivers and streams causing pollution of water is called chemical contamination। chemicals जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है या फिर एग्रीकल्चर में जो यूज हो रहा है, उसका पानी के नदियों या जो छोटी छोटी नाले, नदियां, धाराएं हैं उनमें छोड़ देना ही केमिकल कंटेमिनेशन कहलाता है, अर्थात रासायनिक प्रदूषण जो कि हम फैला रहे हैं। तो ये तो थी की टर्म्स। अब हम इस चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एयर कंसिस्ट ऑफ a mixture of gases by volume। about 78% of this mixture has nitrogen gas and about 21% is oxygen। हम एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो टोटल एयर है उसका 78% नाइट्रोजन ने कवर किया हुआ है और 21% जो है ऑक्सीजन ने कवर किया हुआ है। ये दोनों मिला करके लगभग 99% हो चुकी हैं। अब एक जो परसेंट बाकी बचा हुआ है उसमें रिमेनिंग जो गैसेज है, मीथेन, CO2, आर्गोन, ओजोन, ये सब गैसेज बाकी उसमें बचती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर बाकी के जो 1% है उसमें पाई जाती है। एयर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय इम्प्योरिटीज व्हिच मे हैव ए हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये हम बात कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं।
एयर पोल्यूशन वो स्थिति है जिसमें एयर इम्प्योरिटीज मीन्स अशुद्धताएं जो है वो उसमें घुल जाती हैं और उनका हार्मफुल इफेक्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग दोनों पे आता है। एयर पोल्यूटेंट्स द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेमिनेट द एयर, सॉरी ये स्पेलिंग एयर है, द एयर कोल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, उनको एयर पोल्यूटेंट्स के नाम से जाना जाता है। Pollutants may come from natural resources as forest fires, volcanic eruptions as well as by human activities। अब सवाल ये आता है कि ये जो एयर पोल्यूशन कहाँ, ये पोल्यूटेंट्स जो है प्रदूषक तत्व जो है कहाँ से आते हैं, तो देखिए कई बार जंगलों में आग लग जाती है, हम कई बार न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो ये फॉरेस्ट फायर्स जो होती है उनकी वजह से पोल्यूटेंट्स आते हैं। वॉल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वहां से भी ये पोल्यूटेंट्स आते हैं। इसके अलावा ये तो नेचुरल कॉजेज थे, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि इन हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को रिलीज करती हैं। अब ये हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये पॉइजनस पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर में हमारी एक्टिविटीज द्वारा फैलाई जा रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा देख लें। कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो रही, तो हम जो फॉसिल फ्यूल्स अर्थात जीवाश्मी ईंधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, इनके प्रयोग जब ये पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते, जल नहीं पाते, तो फिर ये गैस रिलीज होती है अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज पॉइजनस गैस, ये बहुत जहरीली गैस है। इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और इसका रीजन ये होता है कि जब बॉडी में ये एंटर करती है तो ये ब्लड की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को कम कर देती है और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाती है। स्मोक, स्मोक आजकल हम काफी दिल्ली के बारे में खूब पढ़ते रहते हैं बार बार, अभी भी रिसेंटली जो है स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी, तो ये स्मोक एक बहुत बड़ी समस्या है। स्मोक का जो रीजन है वो भारत में जैसे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पंजाब में कोई पराली जलाने की बात करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो व्हीकल्स का पोल्यूशन है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, वो भी एक रीजन माना जा रहा है, बट ये समस्या है। इट इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। जब स्मोक धुआं और फॉग दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये जो सिचुएशन है ये स्मोक कहलाती है। स्मोक इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर पोल्यूटेंट्स, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जो अन्य प्रदूषक है उनसे मिलकर के तैयार होता है। इट कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ, वीजिंग इन चिल्ड्रन, ये अलग अलग समस्याएं पैदा करता है बच्चों में, जैसे कि अस्थमा है, कफ है, वीजिंग एटसेट्रा। ये आप सिचुएशन देख सकते हैं, ये इमेज बता रही है कि स्मोक की सिचुएशन क्या है। तो ये फॉग जैसा ही है बट इसमें धुआं मिक्स अप होता है। एक और प्रदूषक तत्व जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स, जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स है और जहां कोल का बर्निंग होता है, जलाया जाता है, कंबशन होता है, उससे ये पैदा होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज are a major source of gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide, और जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो इसका मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, और इसका जो इफेक्ट आता है सल्फर डाइऑक्साइड का वो ये है कि ये हमारे श्वसन की समस्याएं तो पैदा करती है, जिसमें सबसे बुरी स्थिति है लंग डैमेज हो जाना अर्थात फेफड़ों का नष्ट हो जाना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, ये भी एक बड़ा इश्यू बनता जा रहा है जिसका कनेक्शन सीधा ओजोन लेयर डिप्लीशन से है अर्थात ओजोन लेयर की समाप्ति से है। These are used in refrigerator, ये CFC जो गैसेज हैं ये कहाँ यूज हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कहाँ पर हो रहा है, तो ये रेफ्रिजरेटर्स में, जो हमारे घरों में फ्रिज जिसको हम बोलते हैं वहां पर है, एसीज एयर कंडीशनर्स में है, एरोसोल स्प्रे जो हम लगाते रहते हैं, मीन्स जिनको आप बोलते हैं डिओड्रेंट्स, वहाँ उनमें ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर को अफेक्ट करते हैं। ओजोन लेयर आप जानते ही हैं ये एक महत्वपूर्ण संरचना है एटमॉस्फेयर की, जो कि सन से आने वाली
अल्ट्रा वायलेट रेज, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को ब्रेक डाउन कर देती है। ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे ये ओजोन लेयर, ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको ये प्रिवेंट करती है। बट चूंकि हमारी जो CFCs का यूज बढ़ रहा है उसकी वजह से ये यहाँ पर डिप्लीट हो रही है डिफरेंट जगह पर। विशेष रूप से अंटार्कटिका में जो है इसको पाया गया कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और इसी की वजह से जो है ये हार्मफुल सनरेज पृथ्वी पर पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। पॉल्यूटेंट्स में एक और चीज है, टाइनी पार्टिकल्स। These particles are produced by industrial processes like steel making and mining. इंडस्ट्रियल प्रक्रियाएं, जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि स्टील का तैयार करना या फिर माइनिंग अर्थात खनन, तो इन क्रियाओं में ये टाइनी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और ये सस्पेंड हो जाते हैं एयर में लंबे टाइम तक और हमारी विजिबिलिटी को वीक कर देते हैं। एसिड रेन, एसिड रेन इज अनदर फिनोमिना, जो भी एक आजकल बड़ी अजीब सी स्थिति है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन गैसेस के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अर्थात जब वो ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जब वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। When these come down with the rain, it makes the rain acidic. तो जब ये एयर में रहते हैं और जब बारिश के रेनफॉल होता है तो ये बारिश के साथ नीचे पृथ्वी पर आते हैं और ये जो रेन होती है ये एसिडिक हो जाती है, अर्थात इसमें उनका घुलना एसिडिक बना देता है और इसे ही एसिड रेन कहा जाता है। अब बात ये है, सवाल ये है कि हमें नुकसान क्या है जी इससे? तो नुकसान सीधा है, आप इस इमेज में देख सकते हो, जब एसिडिक रेन आती है तो पूरी वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो एनिमल्स के लिए भी रिस्की होता है, उनको स्किन डिजीजेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ आप ये समझ ही पा रहे हैं कि ये नाइट्रोजन और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर और उसके जो ये पॉल्यूटेंट्स एयर में अवेलेबल होते हैं, ये वाटर वेपर H2O है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद ये ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब बारिश आती है तो ये नीचे आके वेजिटेशन और एनिमल फ्लोरा और फोना दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक और जो पॉल्यूटेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है वो है मार्बल कैंसर। एसिड रेन हैज रिजल्टेड इन कोरोजन ऑफ द मार्बल ऑफ द ताजमहल। इसके एक मार्बल को भी कैंसर होने लगा है। अब ये कहेंगे कैंसर कैसे हो रहा है जी? तो कैंसर का सीधा कारण ये है कि ये जो एसिड रेन हो रही है ये इसने जो ताजमहल का मार्बल है उसको भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है। द फिनोमिना, और ये जो स्थिति है, फिनोमिना है, इट इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM जो है, जिसको हम बोलते हैं, जो एयर में घुले हुए पॉल्यूटेंट्स हैं, emitted by the Mathura oil refinery has contributed to the yellowing of the marble। अब ये जो मार्बल कैंसर हो रहा है, जो ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो ये मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो SPM रिलीज होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो रिलीज होता है, वो वहाँ की एयर में रहता है, एसिडिक रेन हो रही है, और इसी का रीजन है कि ताजमहल का जो मार्बल है अब वो पीला पड़ गया है, पीला होने लगा है। इसे ही मार्बल कैंसर कहा जाता है। An increasing amount of carbon dioxide gas in the atmosphere is responsible for global warming। ये हम बात कर रहे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है लगातार रूप से, इसी को ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज हो रहा है। It has resulted in rising in sea levels, reduction in rainfall and proved to be a serious threat to the existence of life on the earth। अब कोई ये कहे कि सर थोड़ा बहुत तापमान बढ़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो जी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसके जो परिणाम हैं वो बड़े घातक हो रहे हैं, जैसे कि सी लेवल्स का बढ़ जाना, समुद्री जो तल है, सतह है, पानी है, वो बढ़ रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है वहाँ किनारे पे बसे हुए शहरों को खतरा बढ़ गया है कि वो डूब जाएंगे। अब ये पानी क्यों बढ़ रहा है जी? तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, बर्फ जहाँ जमी हुई है पर्वतों पे, और बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा समुद्रों में जो ग्लेशियर्स हैं, पानी जमा हुआ है, वो पिघल रहा है, तो सी लेवल या समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है।
एक तो ये बड़ी खराब स्थिति हो रही है। दूसरा जो इसका इफेक्ट आ रहा है वो रिडक्शन इन रेनफॉल कि तापमान बढ़ने की वजह से बारिश की कमी होती जा रही है, और उसका तो इम्पैक्ट सब पे आ ही रहा है, वो जो हम समझ सकते हैं। तो ये बड़े घातक परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के। सेकेंड पार्ट जो है इसका वो वाटर पॉल्यूशन से डील करता है इस चैप्टर का। वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण। वाटर हम जानते हैं कि बहुत ही प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, और ये जो पानी पीने लायक होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, पेयजल। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. जब harmful substances अर्थात हानिकारक तत्व जैसे कि सीवेज का पानी है या टॉक्सिक केमिकल्स हैं या फिर और सिल्ट गंदगी जो होती है, वो जब इसमें मिक्स हो जाती है तो पानी पोल्यूटेड हो जाता है। The substances that pollute water are called water pollutants. और जो तत्व पानी को प्रदूषित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, उन्हें वाटर पोल्यूटेंट्स या जल प्रदूषक कहा जाता है। However, recently a study by the World Wide Fund for Nature WWF, फुल फॉर्म आप याद कर लें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फाउंड, उसने रिसर्च में ये पाया था कि गंगा जो है, गंगा रिवर जो है, वो वर्ल्ड की मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स में से है। अर्थात इसके अस्तित्व को खतरा हमने पैदा कर दिया है, इतने पोल्यूटेंट्स हमने इसमें मिक्सअप कर दिए हैं। We have reached this stage because the towns and cities through which the river flows throw large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. अब इसका रीजन क्या है? तो इसका सीधा रीजन ये है कि इसके रिवर के जो बैंक्स किनारे हैं, तट हैं, जहाँ ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद में जब ये आगे की तरफ बढ़ती है तो इसके किनारे इलाहाबाद, कानपुर, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो बसे हुए हैं, और वहाँ की जो बहुत सारी गंदगी है, अनट्रीटेड सीवेज का वाटर है, डेड बॉडीज हैं, और बहुत सारी हार्मफुल थिंग्स हम इसमें मर्ज कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। इसकी वजह से ये पूरी की तरह प्रदूषित हो गई, और WWF ने बता ही दिया है कि ये विश्व की जो प्रदूषित 10 सबसे बड़ी नदियां प्रदूषित है उसमें 10वां उनमें इसका हिस्सा आता है। In fact, the river is dead at many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot survive. अब कई इसको तो डेड घोषित कर दिया गया है एक तरीके से, और इसका रीजन ये है कि कई स्थानों पर तो ये इतने डेड, अर्थात वहां पर इतने सारे पोल्यूटेंट्स हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीवन है, अर्थात पानी में भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनको तो सरवाइव करना ही पॉसिबल नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। An ambitious plan to save river called the Ganga Action Plan was launched in 1985. और इस रिवर को बचाने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। It aimed to reduce the pollution levels in the river. ये इसका उद्देश्य यही था कि जो रिवर का जो पोल्यूशन लेवल है उसको डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए। However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. हालांकि स्थिति ये है कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का जो प्रेशर है या इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसने इसको रिपेयर की स्थिति से भी बाहर जाकर के डैमेज कर दिया है, बट फिर भी प्रयास कर रहे हैं। Now the government of India launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga NMCG in 2016, और ये नमामि गंगे के नाम से चल रहा है। Many industries discharge harmful chemicals into rivers and streams causing the pollution of water. हम बात कर ही रहे थे कि वो पोल्यूशन जो सारे पोल्यूटेंट्स को रिवर्स में ड्रेन करते हैं, डाल देते हैं। रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज, ये सारी फैक्ट्रीज जो हैं इसके उदाहरण हैं, और ये अपना जो पोल्यूटेड वाटर होता है, अनट्रीटेड वाटर होता है, उसको ये इन रिवर्स में ड्रेन करते हैं। These industries cause chemical contamination of water. The chemicals released including arsenic, lead and fluorides which lead to toxicity in plants and animals. ये जो आर्सेनिक, लेड यानी सीसा और फ्लोराइड्स हैं, ये उसमें मिक्स हो जाते हैं और उस पानी की टॉक्सिटी को बढ़ा देते हैं, जिसका परिणाम सीधा सा प्लांट्स और एनिमल्स पे आता है।
There are regulations to prevent this. Industries are supposed to treat the waste produced before discharging it into waters, but quite often the rules are not followed. हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे रेगुलेशंस रूल्स और लॉज बनाए गए हैं इस चीज को रोकने के लिए, पर इंडस्ट्रीज से उम्मीद की जा रही है कि वो अपना अनट्रीटेड जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसको डिस्चार्ज ना करें वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए। बट फिर भी हो ये रहा है कि नियमों का पालन पूरी तरीके से नहीं होता है और ये जो वाटर पॉल्यूशन की जो सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है। द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स एक्सेट्रा। सोइल जो है वो भी इम्प्योर वाटर से अफेक्ट हो रही है, कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, और इसका रीजन सीधा सा हो रहा है कि एसिडिटी बढ़ रही है। कीट मकोड़े जो वर्म्स हैं वो भी उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है सोइल में। हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी ए पोल्यूटेंट। अब एक बढ़िया सी बात यहाँ पर की गई है चैप्टर में कि हॉट वाटर जो है वो भी पोल्यूटेंट हो सकता है, वो भी एक प्रदूषक माना जाता है। दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। और ये कौन सा है हॉट वाटर का मतलब ये नहीं कि हम घर में जो पानी गर्म कर रहे हैं या नेचुरली सनसाइन से जो पानी गर्म हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये वो पानी है जो पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज से निकल के आता है, गर्म पानी। वहाँ मशीनें जो गर्म पानी की जाती हैं कई कारणों के लिए, तो वो जो पानी है वो हॉट वाटर है। इट इज रिलीज्ड इनटू द रिवर्स, इसको नदियों में छोड़ दिया जाता है। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी, इसकी वजह से वाटर बॉडी जो भी जलीय वो जल बॉडी है, पानी का जो सोर्स स्रोत है, वो अफेक्ट होता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे वहाँ की एनिमल और प्लांट लाइफ पे अफेक्ट आता है नेगेटिव। You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into water bodies. अब यहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हैं वो हम बात कर ही चुके हैं दूसरे चैप्टर्स में, इसकी बात की गई है अदर क्लासेस में भी कि सीवेज को पानी को ट्रीट करने के लिए और उसको क्लीन करने के लिए मीन्स उसको डिस्चार्ज, अगर हम इंडस्ट्रीज के पानी को नदियों में डालना भी चाहते हैं तो पहले हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा, तो ट्रीट करने के बाद उसमें डाला जाए। इसी तरीके से म्युनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड्स, और जो पेयजल जो कि नगर निकायों के द्वारा सप्लाई किया जाता है घरों में, उसको भी ट्रीट करने से पहले, सप्लाई करने से पहले ट्रीट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट के तरीके क्या क्या हो सकते हैं जी? तो ट्रीटमेंट के कुछ तरीके आपके चैप्टर में बताए गए हैं। पहला है, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड। तो पहला फिल्टरेशन का एक पैटर्न होता है और ये एक फिजिकल मेथड होता है जो इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है। ए पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज ए कैंडल टाइप फिल्टर। जो घरों में सामान्यतः यूज होता है वो एक कैंडल फिल्टर प्रोसीजर होता है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें फिल्ट्रेट लगे होते हैं, एयर इन टॉप हेड कंप्रेस्ड बाय फिल्टर पंप फॉर बैकवॉश। बैकवॉश के लिए यहाँ एयर होती हैं। ये ट्यूब्स होती हैं, केक स्पेस बिटवीन ट्यूब्स के बीच में केक का स्पेस होता है और ये पानी का इनलेट होता है। फिल्टर केक डिस्चार्ज, और यहाँ से जो फिल्टर केक है वो डिस्चार्ज किया जाता है। तो एक नेचुरल सामान्य से क्लीनर है फिल्टर क्लीनर, मीन्स फिल्टर की छानने की विधि से इससे पानी को साफ किया जाता है। मैनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज ए मेथड। एक और मेथड है वो है पानी को बॉईल कर लेना, उबाल लेना। ऑब्टेनिंग सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर, बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। इससे क्या होता है कि जो पानी में जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। एक और मेथड जो है वो है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन इज ए कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। ये पानी को शुद्ध करने का केमिकल मेथड है। इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। इसमें पानी में जो है क्लोरीन की टेबलेट या ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। वी मस्ट बी कॉशियस, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टेबलेट्स देन स्पेसिफाइड, अर्थात जितनी उसके लिए एक मात्रा आवश्यक होती है उससे ज़्यादा हम यूज ना करें, नहीं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ये आप देख सकते हैं एक पूरा इमेज है जो कि क्लोरिनेशन की प्रोसेस को बताता है। स्क्रीनिंग, पहले यहाँ पर जाली या फिल्टर लगा के उसको स्क्रीन कर लिया जाता है। फिर प्री क्लोरिनेशन होता है, देन फ्लोकुलेशन होता है। फ्लोकुलेशन अर्थात जो सस्पेंडेड मटेरियल है उसको फुला करके क्लीन कर लेना, उसको अलग हटा निकाल देना। उसके बाद ये पानी आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है, फिर ये
सेटलिंग है, अर्थात जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है वो सस्पेंड नीचे बैठ जाता है, वहाँ से इसको पानी को आगे लेके सैंड फिल्ट्रेशन है, फिर पोस्ट क्लोरिनेशन है, और बाद में सप्लाई हो सकता है। और ऑप्शनल है फर्दर ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे कि एरेशन, पीएच एडजस्टमेंट एंड फ्लोरिडेशन। तो ये अलग मेथड्स हैं। Water treatment plants should be installed in all industrial areas. At our individual levels, we should consciously save water and not waste it. अब बात बड़ी जरूर महत्वपूर्ण है कि एक तो सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, और किसी भी व्यक्तिगत स्तर पे जो है हमको पानी को बचाना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बहुत ही कम है। ये बात हमको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 25% पार्ट जो है वो बेचारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं पीने हैं, अर्थात उसके लिए पेयजल उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। हमने एक मंत्र की बात करी थी कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं, तो वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल 3R का जो मंत्र है उसको हमको सबको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। Pollution is no longer a distant phenomenon, it is affecting the quality of our daily lives. ये जो है लगातार हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है उसको अफेक्ट कर रहा है pollution. Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly processes, the very survival of our planet is in danger. बहुत बड़ी बात है जी, कि अगर हम सब हमारी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, और जो इको फ्रेंडली प्रोसेसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो केवल मानव जाति नहीं है, संपूर्ण ग्रह पृथ्वी ही खतरे में है। हमें इसे समझना होगा, और हमसे जितना बन पा रहा है उतना सहयोग हमें अधिक से अधिक इसमें करना चाहिए। ये था आपका चैप्टर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो की फैक्टर्स मैंने आपको इमेजेस और बाइलिंगुअल मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो बी attentive and watch the video carefully, and keep watching videos at Bodhilata. Thank you very much.